नमस्कार साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे MCRE के सिलेबस के बारे में और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। मेनली ये लैब टेक्नीशियन के लिए होगा जिसने डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर रखा है, जिन्होंने BMLT कर रखा है और जिन्होंने BMLS कर रखा है। ठीक है, तो ये आपका मेन टारगेट अभी प्रेजेंट टाइम यही होगा मेरे हिसाब से, और यही होना चाहिए, मेरा मानना यही है। 1 सेकेंड, ओके। तो MCRE आपको क्रैक करना है, ठीक है, और ये 2026 में लगभग जून जुलाई में आने के चांसेस है इसके। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, जून जुलाई में आएंगे, ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए आपको सिलेबस, और अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है, या फिर आपने BSc MLT कर रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब पक्की हो जाएगी या फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए भी एलिजिबल क्राइटेरिया अलग अलग है, एज का क्राइटेरिया है, उनका एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एम्स अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगती है, उसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली जो अपन बात कर रहे हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें देखो निम्न इतने प्रकार की पोस्ट होती है। लैब अटेंडेंट की भी पोस्ट पे हैं, जूनियर लैब टेक्नीशियन की भी है, और लैब असिस्टेंट की भी है, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की भी है, और टेक्निकल ऑफिसर की भी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की पोस्ट होती है। इसमें सबसे अच्छी बात है आपके लिए कि बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सब्जेक्ट में दे रखा है, लेकिन आपको इंग्लिश को प्रेफर करना है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएगी आपको आराम से इजीली। हिंदी में इतनी नहीं मिल पाएगी, जैसे आपको ऑथेंटिक बुक होगी तो आपको हिंदी में काफ़ी मुश्किल है मिलना, और उसको आपके लिए मतलब कॉम्पिटिटिव एक लेवल पे आप नहीं ले जा पाओगे अपने आप को। लेकिन अगर आप हिंदी चूज़ करते हो, मतलब इंग्लिश चूज़ करते हो, तो आप इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें कवर कर लोगे और आपका काफ़ी अच्छा एग्जाम जाएगा, और आपके ज़्यादा चांस रहेंगे कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दें। ठीक है, तो आपको मेरी तरफ से यही सलाह है, इंग्लिश मीडियम की तैयारी करें। इंग्लिश कोई बड़ा भूत नहीं है, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बस टिके रहें और देखते रहें, धीरे 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 सब होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अचानक एक दिन पढ़ेंगे और इंग्लिश कंप्लीट आपको याद हो जाएगी, आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें क्वालिफिकेशन की तो एम्स, केवल एम्स की बात करें, ठीक है, अपन एम्स की बात कर रहे हैं तो एम्स जोधपुर, जो एम्स जोधपुर है ना, वो मेनली इसका क्या सिस्टम है एम्स जोधपुर का, एक्चुअली में मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इसकी थोड़ी हैंड राइटिंग का थोड़ा। एम्स जोधपुर में क्या मांगता है, ये मांगता है 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसकी एसेंशियल है। और ये आपको लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए क्वालिफाई करता है, और पे लेवल 2 रहता है। उसका एज जो होती है वो लगभग एम्स में 18 से 27 साल रहती है। ठीक है, और इसका डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रैंक अच्छी होनी चाहिए, मुख्य मेन तो यही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एम्स की, तो ये एम्स क्वालिफिकेशन सेम है, बस इसमें BSc MLT को भी ले रखा है डिज़ायरेबल में। ठीक है, डिज़ायरेबल किसको ले रखा है, BSc MLT वालों को भी ले रखा है। तो भी अगर आपने BSc MLT कर रखी है या 10+2 साइंस से है और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, तो आप पे लेवल 5 के लिए एलिजिबल हो गए, और आपको मिलेगा एम्स राजकोट। राजकोट में यही क्वालिफिकेशन चल रही है। गुजरात, जो राजकोट है ना, गुजरात में आता है, उसमें यही क्वालिफिकेशन चल रही है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करें एम्स में जूनियर लैब टेक्नीशियन के बारे में। ठीक है, तो जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए क्या रहेगा, 10+2 होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट में, और ये तीनों सब्जेक्ट होना जरूरी है, फिजिक्स भी होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, और बायोलॉजी होना जरूरी है। ठीक है, इसमें मैथ्स है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपको इनएलिजिबल घोषित कर सकते हैं वो लोग, है ना। ठीक है, ये भी इसमें लफड़ा रहता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। और ये एम्स बठिंडा में ये आती है, एम्स बठिंडा में। ठीक है, एम्स बठिंडा में यही है कि उसमें आप अगर आप मैथ है 12th में तो आप थोड़ा ध्यान रखें, अगर आप एग्जाम फॉर्म भी भर रहे हैं या फिर चॉइस भर रहे हैं उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है मेडिकल लैब टेक्नीशियन में, वो भी रेगुलर वाला, और साथ में आपको 100 बेड का हॉस्पिटल होना जरूरी है, मतलब 100 बेड का हॉस्पिटल में 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, ये लिखा हुआ है रेलेवेंट एक्सपीरियंस, 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच विथ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स, या फिर आपके पास क्या होना है 10+2 साइंस बायो के साथ, और साथ में BSc MLT। अगर आपने BSc MLT कर रखी है तो आपके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी किस चीज़ की, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करें ESIC के बारे में, तो ESIC 10+2 साइंस मांगती है, 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगती है, और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन मांगती है। डिज़ायरेबल में क्वालिफिकेशन में एक सिस्टम ये रहेगा, इसमें BMLS मांगा जाता है। ठीक है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस मांगा गया है, नॉट टेक्नोलॉजी। अगर आप BMLT कर रखे हैं तो ट्राई करें कि इसको आप अवॉइड करें ESIC को, क्योंकि ESIC दिल्ली, हैदराबाद और बिहार ने शायद
इन लोगों को इनएलिजिबल घोषित कर दिया है। BMLT वालों को उन्होंने क्वालिफाई माना ही नहीं है इसके लिए, मतलब उन्होंने बोला एसेंशियल क्वालिफिकेशन उनको मैच भी नहीं खा रही है, जबकि उनको चाहिए BMLS और वो BMLT को मानते ही नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें क्वालिफिकेशन में भी काफ़ी दिक्कत आती है और फ्यूचर में काफ़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा नॉलेज में रखना है। और CRE की अगर आप क्रैक करने की बात करें तो इसका क्या पैटर्न रहता है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 400 नंबर का क्वेश्चन होंगे, सॉरी 400 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर का पूरा कंप्लीट होगा पेपर। एक सवाल 4 नंबर का होगा, 20 MCQ होंगे उसमें आपके, जो 20 MCQ होंगे टोटल 80 नंबर के, तो वो होंगे जनरल नॉलेज से, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारा हो जाएंगे, और कंप्यूटर के नॉलेज से होंगे। 80 क्वेश्चन जो होंगे आपके जो डिप्लोमा के संबंधित होंगे उसमें से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। क्वेश्चन पेपर में क्या रहता है, सेक्शन वाइज होता है, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन और 5 सेक्शन। 5 सेक्शन बटा होता है, 1 सेक्शन टोटल 18 मिनट का होता है। कितना मिनट का होगा, 18 मिनट का, और क्वेश्चन कितना आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1 सेक्शन में 18 मिनट, 20 क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहला सेक्शन खुलेगा, 18 मिनट लगेंगे आपको, टोटल 20 क्वेश्चन उस टाइम में करने हैं। एक बार 18 मिनट चले गए तो ये बंद हो जाएगा और नेक्स्ट वाला खुल जाएगा, ना ये खुलेगा ये खुलेगा, सिर्फ यही खुला रहेगा। जो टाइम मिलेगा, जो सिस्टम रहेगा, उसी से काम चलेगा, उसमें 18 मिनट मिलेंगे। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम का थोड़ा वैल्यू करना पड़ेगा उसमें। और 90 मिनट का टाइम मतलब एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का, ठीक है। और हाँ यही है मेन। तो नेक्स्ट बात करें सिलेबस की, तो 80 क्वेश्चन 18 मार्क्स के लिए अगर आपको पढ़ना है तो बेसिक कंप्यूटर पढ़ना जरूरी है, GK GS है। इंग्लिश ग्रामर से ज़्यादा सवाल आते हैं, मैक्सिमम इंग्लिश ग्रामर पे थोड़ा फोकस करें, कंप्यूटर से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैथ से आते हैं, मैथ से मेनली अर्थमेटिक क्वेश्चन को ही मांगा जाता है, मेनली परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम डिस्टेंस एंड मिक्सचर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। नंबर सिस्टम से कभी कभार 1-2 सवाल आ जाते हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में सिलोजिज्म है, जैसे मेन तो ये आ गए, सीरीज से क्वेश्चन आ जाते हैं, सीरीज के आ गए, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, ब्लड रिलेशन से आ गए, डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया, और लॉजिकल वेन डायग्राम आ गया, और कौन कौन से हैं ये सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गए, इसमें से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इसको क्लियर कर रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं अपन। और अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप इसको यूट्यूब में आपके पास सुविधा है कि आप उसके स्पीड को कम कर सकते हैं। अगर अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर बात करें, कोर्स सब्जेक्ट मेन कौन कौन से होता है अपने, तो कोर्स सब्जेक्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है मेन, तो फिर हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, पैथोलॉजी अलग प्रकार की होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी अलग हो गया, हिस्टोपैथोलॉजी अलग हो गया, साइटोपैथोलॉजी अलग हो गया, बायोकेमिस्ट्री अलग है, माइक्रोबायोलॉजी में कई पार्ट्स है, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, सेरोलॉजी। और मिसलिनियस सब्जेक्ट क्या हो गए, मिसलिनियस टॉपिक वो होते हैं जैसे कि अगर आप लेबोरेटरी में लैब सेफ्टी हो गई, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, कौन सा किस में डालेंगे कचरा, PP किट कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, क्या यूज होता है, किस प्रकार उसको उतारते हैं, किस प्रकार उसको पहनते हैं, और लैब के क्या क्या कोड होते हैं, और किस प्रकार आपको लैब में सेफ्टी का ध्यान रखना है, किस प्रकार उनके इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है, और भी इंटरनल क्वालिटी, एक्सटर्नल क्वालिटी, ये सारा आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्वेश्चन के बारे में, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, लेकिन अगर आप लैब टेक्नीशियन के एग्जाम देने जाओगे तो इसमें से सवाल बहुत कम आते हैं, ज़्यादा आते नहीं, लगभग 3 से 4 या 4 से 5 वाले आते हैं। अगर 80 सवाल 80 में से 4 से 5 वाले आते हैं, तो इसमें इतना आपको मेनली नर्वस सिस्टम पे थोड़ा ध्यान देना है, हार्ट वाला टॉपिक हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, डाइजेस्टिव में से कम ही आते हैं, आप मेनली एंडोक्राइन सिस्टम से आते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम से आते हैं, स्केलेटल सिस्टम से आते हैं, और नर्वस सिस्टम से आते हैं। ये कहाँ गया नर्वस सिस्टम, आई थिंक होगा ये नर्वस सिस्टम से आता है, ठीक है। यही मेन है, बाकी क्या आपको सबको देखना ही है। ब्लड तो आपको पूरा पढ़ना ही है, क्योंकि ब्लड में से सवाल आते ही हैं। इसमें हिमेटोपोइसिस कंप्लीट है ना, वो कंप्लीट आ जाएगा इसमें। तो ये आपका हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे चैप्टर्स का। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और आप इनको कंप्लीट करना ही है एक बार। तो नेक्स्ट की बात करें हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंक की, तो ब्लड हेमेटोलॉजी ब्लड बैंक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन इसी पे टिका हुआ है लैब टेक्नीशियन का पूरा कार्य, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड के बारे में कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कैसे कलेक्शन होता है, कलेक्शन के कई प्रकार होता है, ठीक है। आप फिंगर टिप से भी कर सकते हो, वेन से ले सकते हो, आर्टरी से ले सकते हो, कितने प्रकार के होते, किस प्रकार से लेना होता है, सब देखना पड़ेगा आपको। एंटीकोगुलेंट कितने प्रकार के होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर कैसे होता है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कितने डिग्री पे उसका मेंटेन करना पड़ेगा, वो देखना है। हीमोग्लोबिन हो गया, TLC, DLC, रेड ब्लड सेल इंडिकेट्स, और
रेटिकुलोसाइट काउंट्स, इरिथ्रोपोइसिस ब्लड बनने की प्रक्रिया, आरबीसी का स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का कंप्लीट डाटा है, डब्ल्यूबीसी के बारे में मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजिकल सब, प्लेटलेट का सेम रहेगा, हेमोस्टेटिस मतलब क्या नाम है कोगुलेशन को आपको देखना पड़ेगा, उसमें कितने प्रकार के फैक्टर काम करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है, कितने नंबर पे कौन सा फैक्टर आता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, एनीमिया कितने प्रकार के वो देखना पड़ेगा, थैलेसेमिया को देखना पड़ेगा, कोगुलेशन की प्रोसेस और उसके डिसऑर्डर को देखना पड़ेगा, लिम्फोमा को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये काम रहेगा। ये मैंने मेनली एक्चुअल में इसको मैंने किसी ऑफिशियल सिलेबस में से उठाया है सर डाटा को, ये कंप्लीट नहीं है, मतलब इसमें ये मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएगी, बाकी तो ये लंबा चौड़ा है, इसको अपन कोई कवर नहीं कर सकते ना। मेन टॉपिक ये होती है, यहीं से सवाल आते हैं ना मैक्सिमम। माइलोमा हो गया, ठीक है, पुरपरास हो गया, स्टेनिंग होगी, किस प्रकार की स्टेनिंग होगी, ठीक है। ये एक बार देखना आप क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरे को तो पता है इसमें क्या होता है एक्चुअल में, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या नाम है, ये जो अपने क्या नाम है, ये ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या नाम है कई पे हाथ पे या पैर पे दबाव पड़ता है किसी चीज़ का, तो आप वहाँ पे जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है वो टूट जाती है और वहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है, उससे संबंधित है ना, एक बार पढ़ लेना आप। एक ब्लड बैंकिंग का क्या है, ब्लड बैंकिंग का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है, डोनर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ब्लड के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, डोनर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ब्लड कलेक्शन कैसे करेंगे, कौन से इंडियन लगेंगे और कौन कौन से ब्लड बैग यूज होता है, ब्लड बैग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्लड बैग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी, उसमें जो ब्लड बैग में जो है ना क्या नाम है उसका CPDA, और ये जो प्रकार के एंटीकोगुलेंट होते हैं वो किस किस में कौन कौन सी यूज होंगे वो आपको देखना पड़ेगा। इम्यून रेस्पॉन्स कैसा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान वो भी देखना पड़ेगा आपको। ब्लड कंपोनेंट को आपको कैसे प्रिपरेशन करोगे उसको आप वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन क्या होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्लीट आपको ये एक बार चेक करने पड़ेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना इसका भी। अब नेक्स्ट में चल रहे हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री भी वो छोटी मोटी नहीं है, दिखने में छोटी होती है लेकिन काफ़ी बड़ी है, लंबी चौड़ी है, इसको थोड़ा आप देखना। मेनली इंट्रोडक्शन ऑफ स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री तो हो गया, क्लीनिंग लेबोरेटरी क्लासेस तो आपको ये इक्विपमेंट वो अलग हो जाएगा पूरा कंप्लीट, बैलेंस कैलोरीमीटर, पीएच मीटर, फ्लेम फोटोमीटर, ऐसा यूनिट क्या क्या है कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा। डिस्पोजल बायोलॉजी, सैंपल स्टैटिकल मीन मीडियन मोड्स, SC CV रेफरेंस एंगल, ये देखो मैंने बोला था ना क्या नाम है इसमें, मैंने इसको बोला था लगभग किस में डाला था, मैंने इसको डाला मिसलिनियस में डाला था, ये देखो ये सारी मिसलिनियस के साथ डाटा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, प्रोटीन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनके क्लासिफिकेशन, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, फंक्शन क्या है, अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं उनके साथ डाटा, न्यूक्लिक एसिड क्या है, एंजाइम क्या है, को एंजाइम क्या होता है, उनका क्या सिस्टम रहता है, ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलाइसिस, TC साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कई प्रकार की होती है, कोरी साइकिल ये क्या है देखना, एक बार आप पता करना, कोरी साइकिल का एक और नाम होता है वो भी आप देखना, ठीक है। ब्लड शुगर किसके क्या रेगुलेशन होता है, फैटी एसिड भी आ गए, अमीनो एसिड आ गए, और ट्यूमर मार्कर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आजकल चल रहा है, ट्यूमर मार्कर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, उसमें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्चुअल में जो अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सिंपल सा रूल रखना है, एक एक चीज़, जैसे मैंने बताया फैटी एसिड, तो फैटी एसिड को पूरा फैटी एसिड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या रोल है, कितनी मिनिमम चाहिए होती है हमारे बॉडी में, कितना चाहिए होता है, ज़्यादा बढ़ जाता क्या होगा क्या नहीं, लिपोप्रोटीन क्या होता है, प्यूरिन क्या होता है, इनके साइड इफेक्ट क्या चीज़ काम की है, क्या की चीज़ है, सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखो लेबोरेटरी टेस्ट हो गए सारे, ठीक है, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, और RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, और लीवर फंक्शन LFT और RFT हो गए। थर्ड फंक्शन टेस्ट कौन कौन से होता है, हार्मोन एनालिसिस देखना पड़ेगा, कार्डियक फंक्शन टेस्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, और कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड, प्रोटीन के जो बेंजोन प्रोटीन होता है क्वालिटेटिव टेस्ट वो भी देखना पड़ेगा। एस्टिमेशन ऑफ सीरम हो गया, इलेक्ट्रोपोरेसिस हो, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होते हैं वो भी देखना पड़ेगा आपको। क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, यूरिया ऐसे यूरिक एसिड हो गए, क्रिएटिनिन हो गए, सब देखने पड़ेंगे आपको। और ये इसमें कौन कौन से कितनी क्या क्वांटिटी उनकी ये भी देखनी पड़ेगी आपको। बाइकार्बोनेट, सल्फेट, यूरिन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखने पड़ेंगे, RIA देखना पड़ेगा, ELISA देखना पड़ेगा आपको, क्रोमेटोग्राफी देखनी पड़ेगी, ठीक है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी देखना पड़ेगा आपको कंप्लीट एक बार इसके बारे में डाटा लेना। इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है, स्टैंडर्ड बुक से ही हो पाएगा। आप अगर आप चाहो तो या तो किताब ले लीजिए, या फिर आप एक एक टॉपिक को उठा के आप यूट्यूब से ले सकते हो डाटा, है ना। पैथोलॉजी की बात करें
तो पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी बेसिक लैब होती है, टेक्निक इंस्ट्रूमेंट हो गए। पैथोलॉजी में डेफिनेशन क्या है, ब्रांचेस क्या क्या है, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किस प्रकार का होता है, सेल इंजरी क्या होती है, इन्फ्लेमेशन में क्या क्या चेंज होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो गया, इस्चे में क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा, और ऑटोप्सी क्या होती है ये भी देखना पड़ेगा। ये हालांकि ऑटोप्सी नहीं, ये एपोप्टोसिस है, ऑटोप्सी हो गया, बायोप्सी हो गई, क्या प्रकार की होती है, क्या होती है ये भी देखना पड़ेगा आपको। सेलुलर उसके बारे में, हाइपरट्रोफी क्या होती है वो देखना पड़ेगा, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डाइप्लासिया, एनाप्लासिया, ये सारे देखना पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये जो नियोप्लासिया, ये सेल इम्यून सिस्टम देखना पड़ेगा आपको कंप्लीट, लैंगरहंस सेल, एन के सेल, ये सारे क्या है उनको बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, मेजर इंस्ट्रूमेंट, प्रिवेंशन हो गया, रिएजेंट कैसे बनाएंगे, उसको स्टोरेज कैसे करोगे कंप्लीट, ये भी आ गया इसमें डाटा। रूटीन एग्जामिनेशन हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, शीमन हो गया, सीएसएफ हो गया, और ये कंप्लीट हो गया। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं सीरम के लिए, हाँ मेडिकल लीगल क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्पर्म के, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी आ गई इसमें, पैथोलॉजी का एक और पार्ट है हिस्टोपैथोलॉजी, सेल और टिश्यू क्या होता है इसमें पूरा बताओ। हिस्टोपैथोलॉजी डिफरेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोपैथोलॉजी की टेक्निक क्या क्या है, ठीक है। फिक्सेशन क्या होता है, वैक्स क्या प्रकार का होता है, माइक्रोटॉम बताओ, डिहाइड्रेशन कैसे होता है, केमिकल कौन कौन से यूज होते हैं, सेक्शन कटिंग कैसे होती है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन्स और नर्व सेल, ये ना क्या किस चीज़ के बारे में बातें ये होती है, क्या नाम है, इनके बारे में कंप्लीट आपको उनको दिखाना बताना पड़ेगा आपको, क्या क्या उसके टेस्ट हो रहे हैं। ग्रोसिंग हो गई और ये कंप्लीट हो गया, डीकैल्सिफिकेशन हो गया। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर नीट एंड क्लीन, और इसको आपको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। और सिलेबस तो मेनली ये बताता है कि आपको कुछ टॉपिक को पढ़ना है, बाकी मेन तो आपको एक स्टैंडर्ड बुक ही आपको हेल्प कर पाएगी। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगा कौन सी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक है, अभी तो मैं बता सकता हूँ। मेनली गोडकर एक बुक आती है, ठीक है, वो लैब टेक्नीशियन की अच्छी खासी प्रैक्टिकल के लिए बुक होती है। एक अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो इंद्राज बिश्नोई की एक बुक आती है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी काफ़ी आपको बेसिक दिखाती है। अगर मैं बात करूँ, ये देखो मसल्स, बोन, पिगमेंट, कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेट सबके टेस्ट हो गए इसमें। बायोप्सी कौन कौन सी होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट हो गए, रिनल बायोप्सी होगी, लिम्फ नोड बायोप्सी होगी, सारे बायोप्सी किस प्रकार होती है, स्टेनिंग कैसे होती है, म्यूजियम टेक्निक कौन कौन सी है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री देख लीजिए, पास स्टेन टाइप सब प्रकार के स्टेन देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वो कौन कौन से किस्म में स्टेन होता है वो भी देखना पड़ेगा आपको। या आप एक काम कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ एक तो स्पेशल स्टैंड होता है, स्पेशल स्टैंड वो आप जरूर पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार सवाल आता है उसमें से एक न एक। साइटोलॉजी की बात करूँ मैं अगर, तो डेफिनेशन होगी, क्या है डेफिनेशन साइटोलॉजी की, ठीक है। उसके बारे में ये स्पेसिमेन कैसे लेंगे, उसके कैसे स्मीयर बनाएंगे, एक्सोफोलिकेटिव साइटोलॉजी क्या होती है, ठीक है, उनका मेथड, क्लॉटेड ब्लड को कैसे यूज करें चेक करेंगे, और एफएनएससी के बारे में पूरा बताना, कौन कौन सी निडल यूज होती है, उसमें कैसे कैसे प्रकार के टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट आपका हो गया, और नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं। ये देखिए प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर, पेप स्टेन हो गया, स्टेनिंग टेक्निक हो गई, अमोनियम का एमजीजी स्टेन में कौन कौन से प्रकार के स्टेन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या यूज होता है, सारा पता करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से ज़्यादातर सवाल कई बार बनते हैं, तो इसमें से पेपर बनता है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री मेन रहेंगी, ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना इनमें से ही रहती है। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, ब्रीफ माइक्रोबायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, और क्लासिफिकेशन देख लीजिए बैक्टीरिया के, और स्टरलाइजेशन क्या क्या सिस्टम रहता है ये देखना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, बैक्टीरिया के पूरे बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ कैसे होती है, न्यूट्रिशन क्या होता है, उनके आकार कौन कौन सी होते हैं, कल्टीवेशन कैसे होता है, कल्चर कैसे बनाते हैं, कल्चर टेक्निक, कितने प्रकार का कल्चर होता है वो सब देखना पड़ेगा, कौन कौन से कल्चर किस किस के लिए हो काम आएंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए, ये क्लीन है। नेक्स्ट चलते अपन, बैक्टीरियोलॉजी, नॉर्मल, माइक्रो, ये बैक्टीरियोलॉजी कंप्लीट हो गई। फिर माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, माइक्रोबियल, बैक्टीरियल टॉक्सिन कौन से, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, आप देखना एक बार ना। डायग्नोसिस हो गया, एनारोबिक, एरोबिक कल्चर कौन कौन से होते हैं वो भी देखना पड़ेगा। ये देखो गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, पेफरिंग, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये सारे क्या नाम है, ये सारे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। उनको कौन से आप अगर आप क्या नाम है सैंपल लोगे तो कौन कौन से लोगे, तो ब्लड, फीसेस, पस, स्पुटम, थ्रोट स्वैब एंड यूरिन, तो इसमें आपको देखें। और एक ये भी इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, डिफ्यूजन टेस्ट, ब्रोथ डाइल्यूशन टाइप मेथड, इनके कई प्रकार के मेथड होते हैं, वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी बेटर रहेगा, इसको आपको लिए क्लियर कर रहा हूँ, इसको आप एक बार
क्या नाम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं बात करूँ इम्यूनोलॉजी की, तो इम्यूनोलॉजी के बारे में एंटीजन एंटीबॉडी इसके बारे में अपन चर्चा करते रहते हैं जनरली, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ इम्यूनोलॉजी में एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। और इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड होती है क्या, हाइपर सेंसिटिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें सवाल आता है। हाइपर सेंसिटिविटी थोड़ा पढ़ लेना, हाइपर सेंसिटिविटी में से क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं। और इम्यूनिटी में भी पूछते हैं कितने प्रकार की इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी कैसे प्रकार की होती है, क्या नहीं होती है, माँ से आती है तो कौन सी आती है, वैक्सीन लगाओ तो कौन सी होगी, अगर आपको डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सी होगी, ये करा कंप्लीट आपको इसमें ही पड़ेगा। सीरोलॉजी, सीरोलॉजी मतलब सीरम से संबंधित होगी। सीरम से संबंधित क्या होगी, जैसे इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गए, और क्वालिटी कंट्रोल भी हो गया। कॉमन सेरोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से, वीडियल, विडाल, आरए टेस्ट, एएसओ, प्रेगनेंसी टेस्ट, एचबीएस, एचआईवी, एचसीवी, सब प्रकार के बॉन्टेक्स टेस्ट सब है सेरोलॉजिकल टेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में कंप्लीट आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपको जितना ज़्यादा दिख रहा है इतना ज़्यादा है नहीं, अगर आप इतना स्टार्ट करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन मेडिकल वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में वायरस के बारे में बात करते हैं, मेनली डीएनए आरएनए वायरस के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, ये कंप्लीट इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए का जीनोम हो गया, एलाइजा हो गया, पीसीआर हो गया, मैंने पॉलीमर चेन रिएक्शन, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, किसके लिए यूज होता है ये भी देख लेना एक बार आप। प्लाज्मिड क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो भी आपको देखना है आपको कवर करना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं अपन, हाँ ये कंप्लीट हो गया। हाँ लगभग माइक्रोबायोलॉजी में सारा हो गया, और भी कुछ होता है तो आप एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए, उसमें जो है सारा पढ़ लीजिए एक बार आप कंप्लीट, और सब्जेक्ट वाइज बुक लोगे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक की बात करें तो लैब सेफ्टी होगी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, एनएबीएल एनएबीएच का क्या होता है, आईएसओ सर्टिफिकेशन कितने प्रकार का होता है वो भी कई बार आ जाएगा। और लैब रिलेटेड सारे क्वेश्चन, आपको क्या सेफ्टी रखनी है, कितने ग्लोव्स पहनने हैं, क्या करना है, एचआईवी, अगर ब्लड गिर जाता है ज़मीन पे तो आप क्या यूज करोगे, उसके ऊपर हार्पिक डालोगे या क्या नाम है हाइपो डालोगे, या फिर क्या नाम है स्प्रिट डालोगे, क्या डालोगे, किस प्रकार से उसको मैनेज करोगे, वो भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है। और आपको यही कहूँगा लास्ट में, फॉलो स्टैंडर्ड बुक को आपको फॉलो करना है मेनली, और इंग्लिश मीडियम बुक इज़ द बेस्ट वे। और आप सभी को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।